आगे बात करते हैं। जीरो एक बहुत विवादित हो गया भैया ना, जीरो के बारे में बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, क्योंकि जीरो काफ़ी विवादित हो चुका है यहाँ पर। कभी हम जो बोल रहे हैं जीरो इवन नंबर है, कभी बोल रहे हैं कि इवन इंटीजर है, कभी बोल रहे हैं इवन नंबर नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जीरो के बारे में बात कर ली है। तो वो चीज़ें सारी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो सारी आपको चीज़ें समझ में आएगी। एक और विवाद आता है ज़ीरो के रिगार्डिंग, जो हम +2 में जाएंगे तो वहाँ फंक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जीरो एक इवन फंक्शन। अब ध्यान से सुनेंगे तो मैं कभी इवन इंटीजर बोलता हूँ, कभी इवन नंबर बोलता हूँ, कभी इवन फंक्शन बोलता हूँ। तो जीरो के वहाँ पर आने पर आपको बोला जाएगा कि इवन फंक्शन है। जीरो इवन फंक्शन भी है और ऑड फंक्शन भी है। ये चीज़ हम +2 में आराम से क्लियर करेंगे। तो ये 3 तरह के कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में आते हैं, तो वो आपको इस लेक्चर के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि जीरो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन आएगा तो वहाँ हमारा आंसर होगा यस, और अगर इवन नंबर आएगा, सॉरी इवन इंटीजर आएगा तो इवन इंटीजर ज़ीरो होता है लेकिन ऑड इंटीजर नहीं होता है। ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए। तो जीरो का गेम हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ नोट से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को हम। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जीरो कोई साइन नहीं रखता है। जैसे वन, वन के आगे साइन अगर मैं दिखाना चाहूँ तो प्लस का वन दिखा सकता हूँ, और माइनस का वन, तो माइनस का वन तो पहले ही माइनस है, इसलिए उसके आगे जो साइन आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। तो जीरो में बोल रहा हूँ, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। इसका मतलब जीरो के आगे अगर मैंने प्लस लिखा है, या फिर मैंने माइनस लिखा है, या फिर मैंने माइनस का ज़ीरो लिखा है, तो ये न्यूट्रल है, वो समझता ही नहीं है, प्लस और माइनस को समझता ही नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को मुझे क्या समझना पड़ेगा, जीरो ही समझना पड़ेगा। प्लस जीरो का कोई औचित्य नहीं है, माइनस जीरो का कोई औचित्य नहीं है। प्लस जीरो और माइनस जीरो सेम बिहेव करेंगे जैसे जीरो बिहेव करता है, न्यूट्रल नंबर की तरह बिहेव करता है। लेकिन इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये कभी कभी हमें चकमा दे सकता है। हमें कभी कभी हायर क्लासेस में समझ में नहीं आता कि यार हो क्या रहा है, 1/0 को कभी मैं इन्फाइनाइट लिख दे रहा हूँ, 1/0 को कभी मैं माइनस इन्फाइनाइट लिख दे रहा हूँ। तो इस ज़ीरो का यूज़ हमें बहुत सोच समझ कर और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या डिमांड ऑफ क्वेश्चन को देखते हुए पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगली चीज़ जो जीरो के बारे में बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि अगर 1/0, आपको पहले से पता है अगर 1/0 क्या होता है, तो 1/0 होता है इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो 1/0 या 2/0 जो भी चीज़ अगर मैं लिखता हूँ तो एनी नंबर डिवाइडेड बाई ज़ीरो, एनी नंबर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो 1/0, 2/0, 3/0 अगर ऐसा कहीं पर लिखा है तो इसको मैं इनफाइनाइट भी लिख सकता हूँ, और इसी चीज़ को मैं माइनस इनफाइनाइट भी लिख सकता हूँ। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यार दोनों कैसे लिखेंगे। ये दोनों चीज़ें डिमांड ऑफ क्वेश्चन पर डिपेंड करेगी, क्वेश्चन किस तरह से डिमांड कर रहा है। जब हम इंटरवल्स पढ़ेंगे तो इस चीज़ को और क्लियर करेंगे भाई, ठीक है ना। तो 1/0 को मैं इनफाइनाइट लिखूंगा क्योंकि इस ज़ीरो को मैं ले रहा हूँ प्लस का ज़ीरो, और ऊपर भी क्या लिखा हुआ है, प्लस का वन। तो प्लस अपॉन प्लस, वो आपको पहले ही पता है, दो पॉजिटिव नंबर का डिवीजन पॉजिटिव आता है, इसलिए जो इनफाइनाइट आ रहा है वो प्लस का आ रहा है। मतलब सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव साइड में जा रहा है, सबसे बड़ा नंबर होता है इनफाइनाइट, वो हमारा रिजल्ट आ रहा है। इस वाले इलस्ट्रेशन में हमने +1 लिया है और इसको मैंने लिया है -0, क्योंकि जीरो को तो मैं कुछ भी समझ सकता हूँ, प्लस भी समझ सकता हूँ और माइनस भी समझ सकता हूँ। तो प्लस अपॉन माइनस, अभी जो रिजल्ट आना चाहिए वो माइनस का आना चाहिए। तो 1/0 तो होता है इनफाइनाइट और रिजल्ट आ रहा है माइनस का, तो माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो यहाँ आपको एक कंफ्यूज नहीं होना है कि यार प्लस इनफाइनाइट लिखूँ या माइनस इनफाइनाइट लिखूँ। वो आप डिमांड ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कि क्या आना चाहिए, उसी सिचुएशन को आप यहाँ पर, उसके सिचुएशन को आप फिर बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। कुछ फैक्ट्स, अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं, मतलब जीरो के ऑपरेशन जान लेते हैं कि ये किसी भी नंबर्स के साथ किस तरह से ऑपरेशन को फॉलो करता है। जैसे मैंने भी आपको बताया 2/0, 3/0 और एनी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो। अगर इसके बारे में बात करता हूँ तो जो रिज़ल्ट आएगा वो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया डिमांड ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर देना चाहिए। अभी हम सबको पॉजिटिव मान रहे हैं इसलिए मेरा आंसर कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। यहाँ एनी नंबर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ज़ीरो के अलावा जितने भी आप नंबर लोगे सबका आंसर क्या आएगा, प्लस का इनफाइनाइट आएगा। अच्छा, अगला ऑपरेशन क्या है ज़ीरो का, अगर मैंने ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2 लिखा है
ज़ीरो डिवाइडेड बाय वन लिखा है या ज़ीरो डिवाइड बाय एनी नंबर। अब यहाँ पर एनी नंबर में अगेन ज़ीरो नहीं आना चाहिए, एनी नंबर का मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ज़ीरो बाई समथिंग कितना होता है, ज़ीरो होता है। अगला ऑपरेशन, ज़ीरो के साथ अगर आप कुछ भी ऐड करते हैं, कोई भी नंबर ऐड कर दीजिए तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम नंबर आएगा, ठीक है ना। और अगर आप ज़ीरो के साथ कोई भी नंबर माइनस करते हैं तो कोई भी नंबर माइनस करें इसका मतलब क्या है, ये -2 एज इट इज़ आएगा। मतलब ज़ीरो के साथ कोई नंबर ऐड और माइनस करने पर नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि भाई ज़ीरो किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। ज़ीरो को अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है और एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो ज़ीरो क्या बना देता है, इन सभी को ज़ीरो बना देता है, न्यूट्रल बना देता है, ठीक है ना। चाहे प्लस का ज़ीरो ले लो या माइनस का ज़ीरो ले लो, यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना आने वाला है, ज़ीरो ही आने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, अगर ऊपर वाला नंबर भी ज़ीरो हो जाता है और नीचे वाला नंबर भी ज़ीरो हो जाता है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर ना लिखकर नीचे की तरफ लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें समझ में आनी चाहिए, ज़ीरो बाई ज़ीरो, ठीक है ना। ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर अगर ज़ीरो हो जाता है, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों एक साथ ज़ीरो हो जाते हैं, दोनों एक साथ ज़ीरो हो जाते हैं, तो ऐसी फॉर्म को मैं लिख देता हूँ नॉट डिफाइंड। मैथ्स में ऐसे ऐसे नंबर्स का रेशो डिफाइन नहीं माना जाता है, ठीक है। जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में और आगे बात करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल तो हमें समझना चाहिए कि ज़ीरो बाई ज़ीरो डिफाइन नहीं होता है। ज़ीरो बाई समथिंग वो डिफाइन होगा, समथिंग बाई ज़ीरो वो भी डिफाइन होगा, उसका रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, लेकिन ज़ीरो बाई ज़ीरो को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते या इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, नंबर्स के टाइप्स को हम पढ़ाते हैं ना, अभी तक हम 3 टाइप के नंबर पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। फोर्थ टाइप हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है वो है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। अभी तक सबके सिंबल हमने देखे, तो वैसे ही रेशनल नंबर का सिंबल होता है क्यू, कैपिटल क्यू, ठीक है। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल क्यू का यूज लिया जाता है। भाई डेफिनेशन पर बात करते हैं, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन के बारे में हम समझते हैं। ऐसे कोई भी नंबर जिनको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहाँ पर पी और क्यू के बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। तो दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू numbers are called rational number where p and q belongs to integer and q not equal to 0। ये मैंने आपको बोल के भी बता दिया, अब इस चीज़ को लिख देता हूँ। those numbers which can be represent in the form of p by q where, कंडीशन को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, आप कंडीशन को वेयर करके भी लिख सकते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, जहाँ पर p और q दोनों क्या होने चाहिए। अच्छा, ये p बाई q ऐसा नहीं कि p और q ही लिखना है, आपको a बाई b भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अभी मैंने p और q लिखा है रेशनल नंबर को दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसी फॉर्म जो भी होगी उसको मैं रेशनल नंबर या q के सेट में डाल दूंगा। अब यहाँ पर p और q के बारे में भी समझना जरूरी है, जहाँ पर कंडीशन है p और q के लिए कि ये दोनों क्या है, इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए, और इंटीजर हमने पढ़ लिया है। मतलब p भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। बिलोंग करने का मतलब, यहाँ कॉमा लगाने का मतलब क्या है, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, दोनों के दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, लेकिन q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q ज़ीरो हो जाएगा और ऊपर वाला नंबर 2 आ जाता है तो 2 बाई ज़ीरो इनफाइनाइट बन जाएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है कि भाई नंबर तो फाइंड ऐसा होना चाहिए ना जो हमें समझ में आए। इनफाइनाइट तो इमेजिनरी नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर है जो हम बोल नहीं पाते हैं, हम मतलब काउंटिंग चलती रहती है, इनफाइनाइट तक हम पहुंच नहीं पाते।
तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको बहुत बहुत अच्छे से, मतलब पहली डेफिनेशन है, इसकी दो डेफिनेशन हो सकती है। पहली डेफिनेशन मैंने आपको लिखी है, सेकंड डेफिनेशन भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जिनको मैं p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ऐसे नंबर्स को मैं बोलूँगा रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर का सेट कैसे दिखाया जाता है? ये भी तो कलेक्शन ऑफ डाटा है, लेकिन इस कलेक्शन ऑफ डाटा में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, बहुत सारे, जैसे 1/2 भी है, 1/3 भी है, 1/5 भी है, 1/7 भी है, 1/9 भी है, 1/10 भी है। तो सारे नंबर्स को तो मैं लिख नहीं सकता भाई। भाई अगर मैं ऐसा समझता कि 1 के बाद 2 आएगा तो 1,2 चलो मैंने लिख दिया था इंटीजर में, ठीक है ना। लेकिन रेशनल नंबर में तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो इसको मैं एक सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो सेट की रिप्रेजेंटेशन में मैं मान लेता हूँ कि एक नंबर है ना, एक क्यू क्या बता रहा हूँ, p बाई क्यू फॉर्म में बता रहा हूँ। तो p बाई क्यू फॉर्म जितनी भी है p बाई क्यू फॉर्म सच डेट, इसको बोल देते हैं सच डेट, यहाँ 2 कोलन लगा सकते हो या एक खड़ी लाइन लगा सकते हो। मतलब रेशनल नंबर के सेट में वो सारे नंबर आएंगे जो p बाई क्यू फॉर्म में होंगे। लिखने का तरीका बता रहा हूँ, सेट को लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकते हो अगर आप लैंग्वेज बनाना जानते हैं तो अभी हाल फिलहाल इसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्यू को मैं लिखूंगा p बाई क्यू फॉर्म। ऐसे जितने भी नंबर हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में आएंगे उन सबको मैं क्यू के कलेक्शन में मानूंगा, क्यू के सेट में मानूंगा। लेकिन p बाई क्यू की डेफिनेशन भी आपको लिखनी चाहिए जो कि मैंने वहाँ लिखी है, वेयर या सच डेट p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। अगर आप इसी लैंग्वेज को इस तरह से लिख देते हैं तो आपने एक क्यू रेशनल नंबर का कलेक्शन लिख दिया है, सेट लिख दिया है। आपको फिर सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझने वाला समझ जाएगा कि हाँ इसने सारे नंबर्स यहाँ पर लिख दिए हैं, सारे कलेक्शन आ गए हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रेशनल नंबर की दो डेफिनेशन होती है। पहली डेफिनेशन मैंने लिखी है और दूसरी डेफिनेशन, मतलब रेशनल नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेशनल नंबर आर also represented by recurring or repeating and terminating decimals। मतलब ऐसे नंबर्स जो या तो टर्मिनेट हो जाए, मतलब इस रेशो को अगर मैं डिवाइड करूंगा जैसे 1/2 को मैं लिखता हूँ और डिवीजन करता हूँ तो मेरा रिजल्ट आता है 0.5, तो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो चुका है। या क्या हो रिकरिंग डेसिमल के बाद, रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है, रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है डेसिमल के बाद नंबर्स क्या हो, रिपीटेड हो, जैसे 25252525 डेसिमल के बाद अगर ये चीज़ आ रही है तो ऐसे नंबर को मैं रेशनल नंबर बोल देता हूँ। तो दोज नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग को मैं रिपीटिंग भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स को भी मैं रेशनल नंबर बोल देता हूँ। तो इस लैंग्वेज को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दोज numbers which is terminating और रिकरिंग, और रिकरिंग का दूसरा नाम है रिपीटिंग, दोज नंबर विच इज टर्मिनेटिंग और रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। those number which have या which is terminating and having recurring और repeating decimals, ऐसे नंबर को मैं क्या बोल देता हूँ, रेशनल नंबर बोल देता हूँ। अब देखो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि एवरी रेशनल नंबर इज आइदर अ टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल, है ना। जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या रिकरिंग होंगे, ठीक है ना। अभी और चीज़ों के बारे में यहाँ पर आराम से बात कर लेते हैं, ठीक है ना। रेशनल नंबर को समझने की ज़रूरत है भैया ना, कि गेन की नंबर्स को मैं रेशनल नंबर बोल देता हूँ। तो जो दोनों डेफिनेशन पढ़ी उससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आता है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया 2/0, क्या 2/0 रेशनल नंबर है? तो 2/0 रेशनल फॉर्म तो है, p बाई क्यू फॉर्म तो है। मैं किसी भी एक डेफिनेशन को फॉलो करूंगा, दोनों डेफिनेशन को एक साथ नहीं फॉलो कर सकता। तो अभी मैंने देखा कि ऊपर वाली डेफिनेशन में फॉलो कर रहा हूँ, p बाई क्यू फॉर्म होनी चाहिए। हाँ, p बाई क्यू फॉर्म तो है, लेकिन p और q के बारे में उसने बताया कि p इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए। तो p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है।
लेकिन Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो Q ज़ीरो आ गया है, इसका मतलब P/Q फॉर्म होते हुए भी ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगी। अगर मैंने √2/3 लिखा है, ठीक है ना, तो √2/3 एक रैशनल नंबर P/Q फॉर्म तो नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन √2 एक इंटीजर नहीं है। √2 इंटीजर नहीं है तो यही बात खत्म हो गई, दोनों इंटीजर होने चाहिए। और बाकी हम चीज़ें यहाँ पर जब ऊपर ही बात खत्म होगी तो आगे क्यों चेक करेंगे। इसका मतलब √2/3 एक रैशनल नंबर नहीं। सिमिलरली 0/2 या 0/-2 दोनों पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि दोनों इंटीजर है और नीचे वाला ज़ीरो नहीं है। क्यों ज़ीरो नहीं है, ऊपर वाला तो ज़ीरो हो सकता है भाई। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। तो यहाँ से इन एग्जाम्पल से मुझे समझ में आता है कि रैशनल नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं। अब आगे एक नोट लिखते हैं। ये नोट हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि रैशनल नंबर हम पढ़ लिए, नेचुरल नंबर पढ़ लिया है, होल नंबर पढ़ लिया है, इंटीजर पढ़ लिया है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। देखिए अभी तक जो मैंने प्रॉपर सेट का सिंबल दिया था अभी इन तीनों के बीच में, वो कैसे दिया था, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर और फिर इंटीजर। अब बात करते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा, उस पर बात करते हैं। तो रैशनल नंबर 1 भी है। देखो कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ लिखूंगा ना 2, तो 2/1 अपने आप आ जाएगा ना। 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। तो 2/1 या 2 एक रैशनल नंबर है। 0/1, 0 को अगर मैं लिखूंगा तो 0/1, तो ये क्या है, 0/1 भी एक रैशनल नंबर है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हमने पढ़े, जितने भी होल नंबर हमने पढ़े, और जितने भी हमने इंटीजर पढ़े, जैसे -2 पढ़ा, तो -2/1 अपने आप का होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो जितने भी हमने अभी तक पढ़े इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, वो सब रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब रेशनल नंबर इनसे भी बड़ा हो गया। 1/2 भी रेशनल नंबर है और 1 भी रेशनल नंबर है, तो एक्स्ट्रा नंबर आ गया ना 1/2। अभी तक इंटीजर में थोड़ी आ रहा था 1/2। इसका मतलब अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। तो अब क्या हो गया कि क्यू में ये सारे नंबर्स काउंट होने लगे, और क्यू एक फिक्स प्री डिफाइंड सेट है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्यू को इनके साथ में ले सकते हैं, प्रॉपर सेट के साथ इन चारों सेट्स को एक रिलेशन में स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उसका आंसर जल्दी से जल्दी दे सकूं। एक डेफिनेशन जो मैंने ऊपर लिखी थी उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे रैशनल नंबर चेक करना हो तो इस तरह से मैं चेक कर सकता हूँ। अब सेकंड डेफिनेशन, आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत कॉमन सी बात होती है। सेकंड डेफिनेशन के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और हमें यहाँ पर किस तरह से इसको फेस करना पड़ सकता है, उन चीज़ों के बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। हमसे बोलेगा वो भाई टर्मिनेटिंग का मतलब समझ लेते हैं पहले तो, और रिकरिंग का मतलब भी समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिकरिंग क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 2/3, एक रेशनल फॉर्म लिखी 2/3, दोनों इंटीजर हैं और दोनों रेशनल की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, इसीलिए मैं इसको रेशनल नंबर बोल पा रहा हूँ। और एक मैंने नंबर लिख दिया 20/4 लिख दिया है, और एक नंबर मैंने लिख दिया है 3/2। तो अगर मैं डिवीज़न करना जानता हूँ तो इसका डिवीज़न आता है 5, ठीक है ना, और यहाँ पर इसका रेशो कन्वर्ट हो जाता है 1.5। और अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो 0.6 और 6 6 6 6 6 और ऐसे 6 बहुत सारे आएंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं 2/3 को डिवाइड कर रहा हूँ तो रैशनल फॉर्म तो थी फर्स्ट डेफिनेशन से मुझे क्लियर है, लेकिन सेकंड डेफिनेशन के ऊपर जाऊँ तो डेसिमल के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट 6 6 6 6 6, तो ये रिपीटिंग है, इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब 2/3 अगर सेकंड डेफिनेशन से देखा जाए तो ये भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितना है 20/4। तो इस रेशो को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 5.0, मतलब ये ख़त्म हो चुका है ना, टर्मिनेट हो चुका है, मतलब आगे डिवीज़न अब मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो 5.0 अगर रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। और 3/2 को भी अगर मैं चेक करूँ तो 1.5
1.5 ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर को शो कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी रेशनल नंबर को चेक करना हो, किसी भी रेशनल नंबर को ऐसा चेक करना हो, या कोई भी रेशो मैंने दे दिया है उसको अगर मुझे चेक करना हो कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो मुझे डिवीजन परफॉर्म करना पड़ता है भैया, डिवीजन परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है ना। एक चीज़ और हमें यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, जैसे मैंने लिखा 2/3, तो 2/3 का डिवीज़न आप लोगों को आता होगा, इसलिए मैंने डिवीज़न यहाँ करके दिखाया नहीं है। तो 2/3 का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो 0.666666 ऐसा आ रहा है। तो इस चीज़ को मैं दोबारा लिखता हूँ, और यहाँ पर समझने वाली बात क्या है उसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जब रिपीट कर रहा हो कोई नंबर डेसिमल के बाद, जब कोई नंबर डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा हो तो उसको मैं बार लगा कर लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 0.0 तो रिपीट नहीं कर रहा था, डेसिमल के बाद 6 रिपीट कर रहा है, तो जहाँ से रिपीट कर रहा है उसी नंबर को बस पकड़ो, क्योंकि ऐसे नहीं सारे नंबर लिखने के बाद फिर मैं रिपीटिंग कर दूंगा। तो मुझे पता है 6 बार बार आ रहा है, तो 6 के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, एक बार लगा दूंगा। तो 0.6 बार का मतलब मुझे समझ में आना चाहिए, 0.6 बार का मतलब मुझे क्या समझ में आना चाहिए कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब इस बार को अगर मैं हटाकर लिखना चाहूँगा तो इस तरह का नंबर लिख सकता हूँ। तो 2/3 एक रेशनल नंबर है, और 2/3 रेशनल नंबर को 0.6 बार भी लिखा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एग्जामिनर हमसे ऐसा थोड़ी बोलेगा कि 2/3 बताओ रेशनल नंबर है कि नहीं, वो तो समझ में आ ही जाएगा ना इतना पढ़ने के बाद। तो 0.6 बार का यूज़ देगा आपको कभी कभी किसी क्वेश्चन में, तो 0.6 बार किस तरह से काम करता है, या फिर इसको किस तरह से मैं समझ सकता हूँ, या इसको कैसी रेशनल फॉर्म में, उल्टा और सीधा पूछ सकता है ना, इससे ये पूछ सकता है और इससे ये पूछ सकता है। तो दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, तभी तो मैं क्वेश्चन सोल्व कर पाऊँगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, 0.6 बार को मैं 2/3 वापस कैसे लिखता हूँ। इससे तो ये समझ में आ जाएगा डिवीज़न मेथड है, डिवीज़न मेथड आप यूज़ करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि हाँ ये रिपीटिंग नंबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूँ ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो कि बार कैसे लगता है ना। तो मैंने लिखा 1.25 और 4, 5 4 5 4 5 4 5 4। तो अगर आप देख रहे होंगे ये ख़त्म नहीं हुआ, ये रिपीटिंग है ना। तो अगर आप देख रहे होंगे तो 1.2, तो 1.2 तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन डेसिमल के बाद 545454 बार बार आ रहा है। इसका मतलब अगर इसको मैं बार की फॉर्म में लिखूं तो 1.254, अब देखो जो बार लगाना है वो 54 के ऊपर लगाना है, इसका मतलब 54 बार बार रिपीट कर रहा है, 54 बार बार रिपीट कर रहा है। तो 1.2545454 इस तरह से हमारे पास ये बार शो होगा। ठीक है, और भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़ीरो जब आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। 0.035 और फिर 5, फिर 5, फिर 5 और फिर 5, इस तरह का हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है। ये रेशनल नंबर है बेसिकली, क्योंकि ये रिपीटिंग हो रहा है, ये रिपीटिंग है, रिकरिंग डेसिमल है, इसलिए मैं रेशनल नंबर बोल रहा हूँ इसको ना। ऐसा नहीं हर किसी को जो 0 पॉइंट या 1 पॉइंट या 1 जो भी पॉइंट की फॉर्म में दिखाया जाएगा वो नंबर रेशनल नंबर होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ता है, जो टर्मिनेटिंग हो, जो रिकरिंग हो, ऐसे नंबर को ही मैं रेशनल नंबर बोलूँगा। अदरवाइज डेसिमल देखकर मैं आंसर ना दे दूँगा ना, ये ध्यान में रखना है आपको ना। तो यहाँ पर रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको अगर बार की फॉर्म में लिखूँ तो 0.03, अभी तक तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन 5 जैसे आया ये रिपीट होने लगा, और 5 ही बार बार रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो 5 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब इंपॉर्टेंट फेज क्या आता है कि बार को कैसे रिमूव किया जाए। भाई इससे कोई भी रेशनल फॉर्म से तो बार तो लाया जा सकता है, डिवीजन मेरे को आता है, लेकिन बार से रेशनल फॉर्म कैसे लाई जाए वो एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज काउंट होगा ना। तो इसको समझने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे ना। शॉर्ट ट्रिक, ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट ट्रिक बताकर ही रह जाऊंगा, मैं आपको सब्जेक्टिव अप्रोच भी बताऊंगा, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो आपको सब्जेक्टिव अप्रोच ही यूज़ करनी है। शॉर्ट ट्रिक तो तब आपको काम लेनी है जब आप IIT JEE का एग्ज़ाम दे रहे हो और कभी क्वेश्चन बीच में फंस जाता है कि बाहर आ गया, तो उसको आप जल्दी से सोल्व कर पाएँ। अदरवाइज सब्जेक्टिव अप्रोच से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मतलब कंपेरेटिवली दिस मेथड थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सब्जेक्टिव अप्रोच सब्जेक्टिव होती है भाई, ठीक है ना। जब भी हमारे पास 12 वाला नंबर आया और उसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने की
बोला जाए, कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए या उसका यूज़ निकालने के लिए बताया जाए, तो हमें शॉर्ट ट्रिक किस तरह से काम लेनी है वो समझना ज़रूरी है। मैं शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। वो बोल रहा है कि 0.6 बार को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसका रेशनल फॉर्म लिखो भाई, आपको ध्यान से समझना है ना। अच्छा, 0.6 बार को मैं एक बार हटा देता हूँ और दूसरे कोई नंबर को लेता हूँ, जैसे कि मैं 1.25 के ऊपर यहाँ पर बार लगा देता हूँ। इस नंबर का रेशनल फॉर्म जानना चाहता हूँ, तो इस नंबर का रेशनल फॉर्म किस तरह से लिखा जाता है। जब आप शॉर्ट ट्रिक लगा रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि डॉट और बार अभी आपको याद नहीं रखना है। 1.25 बार को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.25 बार को मैं लिख सकता हूँ 1.255555 इस तरह से लिख सकता हूँ। पहली बात तो आपको बस इसी चीज़ का यूज़ करना है ना, उसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं लिखना है कि कैसे लिख सकता हूँ, इसी से आपको शॉर्ट ट्रिक यूज़ लेनी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक कंप्लीट नंबर लिखें जिसमें डॉट भी नहीं आ रहा हो और बार भी नहीं आ रहा हो। तो कंप्लीट नंबर का मतलब क्या है, 125 विदाउट बार विदाउट डॉट वाला नंबर 125 कंप्लीट नंबर लिख लिया आपने। इसमें से वो नंबर माइनस करें जिसके ऊपर बार नहीं हो, ध्यान से सुने, इसमें से वो नंबर माइनस करें जिसके ऊपर बार नहीं हो। तो बार किसके ऊपर है, 5 के ऊपर, मतलब ये नहीं लिखना है। बाकी दोनों के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर भी बार नहीं है और 2 के ऊपर भी बार नहीं है। अब पॉइंट का तो यूज़ है ही नहीं है यहाँ पर कोई भी, है ना। तो आपको क्या करना है, नॉन बार वाले नंबर लिखने हैं, मतलब 12 ऐसा लिख देना है। तो 125 में से 12 माइनस करना है, बस इतना ही करना है। और उसके बाद आपको डिवीज़न में नंबर लिखना है, ठीक है ना। अब डिवीज़न में नंबर कैसे लिखना है, ध्यान से समझे ना। आपको पढ़ना ऐसे है, इस डायरेक्शन में मैंने एरो लगा दिया है, और लिखना ऐसे है इस डायरेक्शन, मतलब पढ़ोगे कैसे, इस तरह से इधर की तरफ से पढ़ोगे। तो 5 के ऊपर बार नज़र आ रहा है, तो जब भी आपको बार नज़र आए तो बार वाले नंबर को 9 समझना है और नॉन बार वाले नंबर को आपको 0 समझना है। बार वाले नंबर को आपको 9 समझना है और नॉन बार वाले नंबर को 0 समझना है। और यहाँ पर जो नंबर आएंगे नीचे वो केवल डेसिमल के बाद वाले नंबर आएंगे, इस डेसिमल के इधर वाले नंबर कुछ भी नहीं आएंगे। डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं बार और नॉन बार वाले नंबर वो केवल नीचे आएंगे। तो आपको 5 के ऊपर बार नज़र आ रहा है, तो 5 के ऊपर बार नज़र आ रहा है, इसका मतलब इसको आप 9 समझेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 5 के ऊपर बार आ रहा है तो 5 समझ लो। मैंने आपको बताया जो भी नंबर लिखा हो, चाहे 1 का बार लिखा हो, चाहे 2 का बार लिखा हो, चाहे 5 का बार लिखा हो, तो 5 के ऊपर बार आ रहा है या 2 के ऊपर बार आ रहा है उसको 9 समझना है भाई। अब 5 के ऊपर बार आ रहा है उसका तो काम ले लिया आपने। उसके बाद अभी भी डेसिमल के बाद एक और नंबर आ रहा है 2, लेकिन उसके ऊपर बार नहीं है। उसके ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब उस नॉन बार वाले नंबर को 0 समझना है। पढ़ना ऐसे है, लिखना ऐसे, पढ़ोगे ऐसे, लिखोगे ऐसे, ठीक है ना। तो अब अगला नंबर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। अगला नंबर क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये एक रेशनल फॉर्म भाई। अब डेसिमल के बाद तो कोई नंबर बचा नहीं है ना, इसका मतलब अब हमने इसको यहाँ पर फिनिश कर दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो रेशनल नंबर आया होगा या रिपीटिंग नंबर आया होगा वो इस रेशनल फॉर्म से आया होगा। तो इस रेशनल फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ हम लिखेंगे इसका डिफरेंस 311 डिवाइड बाई 90, 113 डिवाइड बाई 90, ये इस नंबर की रेशनल फॉर्म है। ये इस नंबर की क्या है, रेशनल फॉर्म। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।